दोस्तों, अपराध तो रोज़ हो रहे हैं, बहुत अपराध हो रहे हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनको देख करके सुन करके दिल दहल जाता है। आज की जो घटना है वो भी कुछ इसी तरीके की है कि आपको सुन करके आपका दिल दहल सकता है। दोस्तों, उन दिनों के अंदर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बच्चे चोरी हो रहे थे और अलग अलग पुलिस थानों के अंदर बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इन बच्चों की उम्र 4 महीने से लेकर के 4 साल तक की थी। मतलब छोटे उम्र के बच्चों को ही टारगेट किया गया था। लेकिन ये जितने ही बच्चे थे आमतौर पर गरीब के बच्चे थे, इसलिए पुलिस इन मामलों के अंदर लापरवाही बरत रही थी। अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो पुलिस तुरंत सक्रिय होती, लेकिन गरीब के बच्चे थे, उनको तो कैसे ही पुलिस टरका दिया करती थी। इस लापरवाही के चलते, पुलिस की इस लापरवाही से जो क्राइम हुआ वो दिल दहला देने वाला है। तो दोस्तों, एक महिला कांति देवी और अपने पति के साथ जाकर के एक एफआईआर दर्ज करा रही है। उसकी बच्ची मिसिंग है, लेकिन उस बच्चे की उम्र है 9 साल। इस स्टोरी के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें प्राइम टारगेट उनका था 4 महीने से लेकर के 4 साल तक के बच्चों को उठाने का, लेकिन 9 साल के बच्चों को उठाया गया। यहां पर जो महिला जिसकी बच्ची को उठाया गया उसको शक है उसके पति की पहली पत्नी पर, जिसका नाम है अंजना बाई, और वो नामजद ही रिपोर्ट जाके दर्ज कराती है। इस ड्यूरेशन के अंदर जिस समय इसकी जो वाइफ है एफआईआर दर्ज करा रही है, इस बीच अन्य कई ऐसे पुलिस थाने हैं कोल्हापुर के, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र के, जहां पर बच्चे ऐसे गायब हुए हैं और उन बच्चों का पता नहीं है। अब दोस्तों, इस मामले के अंदर पुलिस जांच शुरू कर देती है। जिन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज होता है अंजना बाई के खिलाफ, उसकी पुलिस तलाश शुरू कर देती है। इसी दौरान एक अन्य स्थान पर एक बच्चे का शव मिलता है महाराष्ट्र के अंदर ही, और उस बच्चे के शव को जब देखती है पुलिस जाकर के, तो इतनी बुरी तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ होता है, इतनी बुरी तरह से उसके साथ पिटाई की गई होती है उसकी, यानी उसकी जो पैरों को पटक उठा करके ज़मीन पे पटक पटक के और खंबे पे पटक पटक के उसको मारा गया था। पूरा शरीर एक तरीके से फ्रैक्चर था, हर एक चीज़ टूटी हुई थी उसकी। और जब पुलिस ने थोड़ा सा आसपास छानबीन की तो देखा कि एक खंबे के ऊपर खून लगा हुआ है, जिस खंबे पे उसको पटक पटक के मारा गया है। अब पुलिस आसपास लोगों से पता करती है कि भाई आप में से किसी ने इस बच्चों को किसी के साथ देखा था क्या। अब दोस्तों, एक्चुअल में वो जगह थी ऐसी जहाँ पे कुछ लोग उपस्थित थे और उन लोगों ने बताया कि हमने 3 महिलाओं को देखा था और उनके पास एक बच्चा था। अब वो बच्चा यही है या कोई और था ये नहीं पता, लेकिन उनके साथ एक बच्चा था। तो दोस्तों, पुलिस इस मामले के अंदर जब कड़ी जोड़ती है तो पता चलता है अलग अलग जगह पर इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं। एक मूवी थिएटर के अंदर एक बच्चे की बॉडी मिल रही है टॉयलेट के अंदर, और वो पूरी पॉलिथीन के अंदर पैक है। यह अन्य पुलिस थाने का मामला है। पुलिस एक दूसरे थाने से संपर्क करके पता कर रही है कि भाई आपके क्षेत्र में भी इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है, तो पता चल रहा है, मिलान कर रहे हैं अब कि अलग अलग जगह पे इस तरीके से ब्रूटल बच्चों के साथ हत्याएं की जा रही हैं और उनको कचरे के अंदर फेंका जा रहा है या ऐसी जगह फेंका जा रहा है जहां लोगों की आसानी से नज़र ना जाए, नदी नालों में, ऐसी जगहों पर फेंका जा रहा है उसको, बच्चों को, बॉडियों को। अब जब पुलिस एक दूसरे से कनेक्शन करती है, जो थाने हैं अलग अलग थाने, वो सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इस बिंदु पर बैठ करके मीटिंग करते हैं कि जो ये अपराध घटित हो रहे हैं इनमें क्या कोई कॉमन इशू निकल के आ रहा है। तो इशू कॉमन एक ही निकल के आया, मारने का तरीका इतना भयावह, इतना खतरनाक कि बच्चों को
पटक पटक के मारा गया है, कई ऐसी जगहों पर गले को दबा करके मारा गया है। और आमतौर पे जो सबसे कॉमन था वो पटक पटक के, पैर उठा करके पटक पटक के मारना कॉमन था। तो पुलिस को लीड तो मिल रही थी यहाँ पर कि ये अपराध करने वाला जो है व्यक्ति वो कॉमन हो सकता है। अब जो शिकायत करता है उनके बारे में भी पुलिस देखने की कोशिश कर रही थी कि इसमें क्या कोई आइडेंटिफाइड एफआईआर आई है जिसमें किसी ने किसी के ऊपर शक दर्शित किया हो। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था आपको, कांति देवी, जिसको अपने पति मोहन की पहली पत्नी पर शक था, जिसका नाम है अंजना बाई, उसके खिलाफ एक एफआईआर थी। तो पुलिस ने ये उजागर किया जिसके सामने ये एफआईआर आई थी कि साहब हमारे पास में इस तरीके की एक शिकायत आई है और यहाँ पे लेकिन जो लड़की है वो 9 साल की है, यहाँ पर बच्चा नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको गंभीरता से लिया और उसको कंसीडर किया कि इस पर भी हम विचार करेंगे। और जो बस स्टैंड के पास एक बच्चा जिसका मैंने जिक्र किया था अभी, जिसको उठा कर मारा गया था, खंबे पर उसके निशान थे मारपीट के, खून के उसके, जो पुलिस ने उन लोगों से, जिन लोगों ने बताया था कि 3 महिलाओं को उन्होंने देखा है, उनका स्केच तैयार करवाया। उसके बाद पुलिस ने सोचा कि यहाँ पर जो कॉमन इशू आ रहा है वो लगभग सिमिलर है। इस मामले में जो अंजना की शिकायत है, अंजना के खिलाफ शिकायत है, इस अंजना को पहले हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब अंजना की ढूंढ पुलिस शुरू करती है तो अंजना का पता नहीं चलता। एक्चुअल में बड़ी मुश्किल से पुलिस को लीड मिलती है कि अंजना जो है वो अपने दामाद के घर पर रहती है। अब दोस्तों, पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और वहां जाकर इन अंजना को गिरफ्तार करती है। और अंजना के साथ जब वो देखते हैं तो 2 लड़कियां और होती है। पुलिस की जो थ्योरी मिली थी, लोगों ने, गवाहों ने बताया था कि 3 महिलाएं हैं, अंजना उसके साथ 2 औरतों का होना, और वो 2 औरतें कोई नहीं थी, वो अंजना की बेटियां ही थी। एक का नाम तसीमा और एक का नाम है रेणुका। पुलिस उन तीनों को उठाती है और सीधे थाने लेकर आती है। थाने ला करके पुलिस उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वो बहुत पक्की हो चुकी थी, वो टूटने को तैयार नहीं थी। और महिलाएं हैं तो महिलाओं पर ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में कानून में तो फोर्स का इस्तेमाल करना ही बैन है, लेकिन महिलाएं हैं तो ज़्यादा रिस्क पुलिस नहीं लेती है। इस स्थिति के अंदर पुलिस जो रेणुका है उसके पति को उठाती है, यानी अंजना के दामाद को पुलिस उठाकर थाने लेके आती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है और उसको ऑफर करती है कि अगर तू हमें सच बता देगा सारी बात, तो इस अपराध के अंदर हम तुझे सरकारी गवाह बना देंगे और तुझे सजा से माफ़ी मिल सकती है। तो फिर उसके बाद वो इस बात पर तैयार हो जाता है कि वो सरकारी गवाह बनेगा और वो बताता है कि इन अपराधों से उसका किसी प्रकार से कोई संबंध और सरोकार नहीं है, वो कभी भी इनके साथ अपराधों में शामिल नहीं था। लेकिन जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटनाएं इन तीनों महिलाओं ने ही की है और इन महिलाओं ने ही उन बच्चों को बुरी तरह से मारा है। ये लोग काउंटिंग कर रहे थे एक दिन, तो मैंने सुना था उस काउंटिंग के अंदर इन्होंने बताया था कि इन्होंने अब तक 42 बच्चों का कत्ल कर दिया था, यानी 42 बच्चों को ये मार चुकी थी। कैसे मारती थी और किस तरह से इस अपराध को वो करती थी, ये बात वही आपको बता सकती हैं। अब पुलिस के सामने सारी बात निकल के आ चुकी थी कि भाई ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरीके का ब्रूटल अपराध किया है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस तीनों को अलग अलग सख्ती से पूछताछ करती है। सबसे पहले अंजना बताती है कि 1990 से पहले मेरी एक व्यक्ति के साथ शादी हुई थी और उस व्यक्ति से शादी के बाद जब मेरे पहले संतान हुई तो वो पति मुझे छोड़ करके चला गया। इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। अपने जीवन को यापन करने के लिए मैंने छोटी मोटी चोरी शुरू कर दी। इसी दौरान मुझे दूसरा व्यक्ति मोहनलाल, उसके साथ मेरा रिलेशन बन गया और मैंने मोहनलाल से शादी कर ली। अब जब मोहनलाल से शादी कर ली, मोहनलाल के साथ भी मेरा रिलेशन 1 साल रहा और
मोहनलाल से मुझे दूसरी संतान हुई, लेकिन मोहनलाल भी मुझे छोड़ करके चला गया। कमाई का मेरे पास कुछ सोर्स नहीं था, मेरे साथ 2 बच्चियों का साथ था, इसलिए मैंने पॉकेट मारना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दी, झपट मार शुरू कर दी, लोगों को पास से छीन करके भागने लगी। इस तरीके से मैंने चोरी करना शुरू की थी। लेकिन एक दिन मेरी जो बड़ी लड़की है उसने एक बच्चे को उठा लिया, जो कि गरीब का बच्चा था, जिसकी उम्र लगभग 18 महीने रही होगी। और हम लोग उस बच्चों को लेकर के मंदिर के वहाँ चले गए और मंदिर में जाकर हमने चोरी करने का प्रयास किया और हम वहाँ पर पकड़े गए। पुलिस को बुलाने की लोग बातें करने लगे और हमारे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बच्चे को नीचे फेंक दिया और मैंने कहा कि हमारे साथ तो छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, हम ऐसे थोड़ी चोरी करेंगे। इस तरीके से उसने किया। लोगों को दया आ गई। बच्चे को जब सीढ़ी पे पटका तो उसके सर से खून बहने लगा था। लोगों ने सोचा हो सकता है कि मजबूरी के अंदर इसने इस अपराध को कर दिया हो और क्या पता हमें गलतफहमी हो गई हो, ये एक्चुअल में चोरी नहीं कर रही हो, चलो इसको जाने देते हैं। और उनको वो जाने देते हैं। फिर वो जब बच्चों को लेकर के जा रही थी, बच्चे के खून ज़्यादा निकल रहा था तो बच्चा बार बार रो रहा था। तो मुझे गुस्सा आया, अंजना बताती है मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको खंबे पे पटक पटक कर उसको ख़त्म कर दिया और कचरे के अंदर डालकर हम घर चले गए। दोस्तों आगे वो बताती है कि हम तीनों को फिर ये आइडिया आया कि क्यों ना हम जब भी चोरी करें किसी बच्चे को हमारे साथ रखें, अगर हमें पकड़ लेता है कोई तो हम उस बच्चे का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हम किसी चोरी को करने लगे तो उस बच्चे का हम इस्तेमाल करते। अगर हमें कोई पकड़ लेता तो हम बच्चों को नीचे फेंक देते और उसको ऐसे फेंकते कि उसके लगना चाहिए, उसको दिक्कत होना चाहिए, खून निकले, जिससे लोग पिघल जाया करते थे और हमारा आसानी से उनसे पीछा छूट जाया करता था और पुलिस के चक्कर में हम ना आते। इस तरह से हमने बच्चों को, छोटे बच्चों को हम टारगेट किया करते थे। 4 महीने से लेकर के 4 साल तक के बच्चों को हम टारगेट किया करते थे और गरीब के बच्चे को ही हम टारगेट करते थे, क्योंकि अगर हम बड़े किसी अमीर के बच्चे को उठाते तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती। गरीब के अंदर हमें ये उम्मीद थी कि पुलिस इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी, इसलिए हमने गरीब के बच्चों को ही उठाया है। और आगे वो बताती है, उससे पुलिस पूछती है कि तुमने अब तक कितने बच्चों को मार दिया, तो वो कहती है हमें याद ही नहीं है, 42-43 बच्चों को हमने मारा होगा। तो जो एक बच्चे की बॉडी मिलती है सिनेमा हॉल के अंदर, टॉयलेट के अंदर, उसके बारे में पूछताछ की जाती है कि भाई आपने उस बच्चे को मारा। तो वो बताती है कि उस दिन हम चोरी करने के बाद जब जा रहे थे तो ये रो रहा था, तो इसको मैंने हम लोगों ने खंबे पे मार मार करके ख़त्म कर दिया और उसको एक थैली में डाल दिया। ये बच्ची थी, इसका नाम था भावना। और जब हम वहाँ से गुजर रहे थे बाज़ार की तरफ से तो हमें थिएटर नज़र आया, तो हमने सोचा कि मूवी देख लेते हैं। तो हम थिएटर में घुस गए, हमने मूवी देखी वहाँ पर। थैली हमारे पास ही रखी थी, हमारे पैरों में उसकी बॉडी थी उसके अंदर। फिर हमने जब मूवी ख़त्म हो गई उसके बाद टॉयलेट गए और टॉयलेट में हम वहाँ पर उस थैली को रखकर घर आ गए। इसी तरीके की अन्य घटनाओं के बारे में भी वो उजागर करती हैं कि उन्होंने कई बच्चों को पानी में डुबो करके, गला दबा करके, पैरों से उसका गला दबा करके अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को मारा। और जिस बच्चे को बस स्टैंड पे मारा था उसका भी जिक्र करती हैं कि उस बच्चे को, गुड्डू नाम था उस बच्चे का, उसकी भी FIR दर्ज थी, पुलिस उसको ढूंढ रही थी। तो उसके बारे में पुलिस ने पूछताछ की दोस्तों। तो बताती हैं कि साहब उस बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि जब भी हम कोई चोरी करते थे बच्चों को, हम अगर वो हमें परेशान करता था तो हम उसको मार देते थे। वो हमें परेशान कर रहा था, रो रहा था बार बार, इसलिए हमने उसको खंबे में पटक पटक के मार दिया और वहीं उसे फेंक करके घर चले गए। तो दोस्तों ये घटना थी 1990 से लेकर के 1996 तक। इन महिलाओं ने लगातार 6 साल तक इस तरीके के अपराधों को किया। उसके बाद जब पुलिस की पकड़ में आते हैं 2001 के अंदर, इन तीनों को जो कोर्ट है उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई। सेशंस कोर्ट ने फांसी की सज़ा से दंडित किया। सज़ा के दौरान इनकी मां अंजना की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपनी सज़ा को चैलेंज किया, जहां से हाई कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा 2006 के अंदर। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा, फांसी की सज़ा को। 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचिका लगाई दोस्तों, और राष्ट्रपति ने भी जब सुना कि इस तरीके का जघन्य अपराध इन्होंने किया है तो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं किया और बरकरार रखा। लेकिन दोस्तों समय गुजरता गया, हमारा जो लचर सिस्टम है लो, उसके चलते 2022 तक उनको दोनों को फांसी नहीं हुई। इस बीच उन्होंने जब इतना समय गुजर गया, 2001 में उनको सज़ा हो गई। 2001 से हम ये सोच रहे हैं, ये सोचते हुए उन्होंने आवेदन किया। आवेदन में ये बात कही कि हम 2001 में सज़ा होने के बाद से अब तक इस डर से जी रहे हैं कि कब हमें फांसी हो जाए, और 2022 आ चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे साथ जिस तरीके के माहौल में, जिस डर में हम थे, इसको देखते हुए और इस समय को देखते हुए हमें हमारी फांसी की सज़ा को माफ़ करना चाहिए। तो फिर हाई कोर्ट ने जब इस बात को सुना कि इतना समय गुजर चुका है, तो अभी जनवरी के अंदर 22 जनवरी 2022 के अंदर इनकी सज़ा को उम्र कैद के अंदर, यानी जितना भी जीवन उनका बचा है वो शेष प्राप्त जीवन जो है उनका वो जेल में ही कटेगा, तब तक के लिए सज़ा में परिवर्तित कर दिया है। दोस्तों मेरे को यकीन नहीं होता कि ऐसी भी महिलाएं हो सकती हैं। मतलब छोटे बच्चों को देख कर के अगर कोई किसी को हम देखते हैं ना मारते हुए, हमें बहुत गुस्सा आता है उस व्यक्ति पे जो उस बच्चे के साथ अपराध कर रहा है। अगर उसका माँ बाप भी मारता है ना, उसके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है हमें। इतना मतलब हमारा एक नेचर होता है, ये इंटरनल हमारी फीलिंग होती है कि हम नहीं देख सकते किसी लाचार बच्चे के साथ कोई मारपीट करे। लेकिन इन औरतों ने इस तरीके का जघन्य अपराध किया, सोचकर रूह कांप उठती है। यकीन नहीं होता कि इस तरीके की मानसिकता वाले लोग भी इस दुनिया के अंदर थे और हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता का बचाव सिर्फ हमारी सतर्कता ही कर सकती है दोस्तों। इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के समय में मैं कई न्यूज़ देख रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि बच्चा चोर गिरोह एक्टिव है और आपके गली मोहल्ले शहर के अंदर ऐसे बच्चे चोर घूम रहे हैं। तो अपने बच्चों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी संदिग्ध आपको नज़र आता है तो उससे सवाल जवाब करना चाहिए आपको, उससे रोक करके कि आप कहाँ से हो और यहाँ क्या करने आए हो। अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है आपके सवाल जवाब करने से, तो 2-4 इकट्ठे लोग हो जाओ और एक साथ 4-6 जने अगर बात करेंगे तो थोड़ी हिम्मत रहेगी हमारे पास। एक व्यक्ति सिंगल पूछता है तो हो सकता है उस पर अटैक कर दिया जाए, लेकिन 4-6 जने जो होंगे तब वो कोई अटैक भी नहीं कर पाएगा। तो कोई संदिग्धता नज़र आती है आपको तो पुलिस को आप सूचित भी कर सकते हैं कि सर इस तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति हमारे क्षेत्र में घूम रहा है। क्योंकि देखो बच्चों से बढ़कर दौलत कुछ भी नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते होंगे। दोस्तों ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया अलग है अपराध को देखने का और लोगों को समझाने का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू।